Yeah, hi Rishabh. हाय। Was unable to connect with you. Connect नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से connect हुआ. So कोई how are बात नहीं, you? शुरुआत में थोड़ा मुश्किलें होती हैं। So how are you? आई एम गुड। इस वक्त इलाहाबाद Okay, में हूँ, अपने होम टाउन में। okay. तो जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं तो मैं फिर भी ब्रीफ कर देती हूँ अपने और ऋषभ के बारे में. सो माय नेम इज प्रियंका चौधरी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मैं यहाँ पर मतलब मेरा बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली में ही हुआ है एंड मेरी स्टडीज एंड मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ दिल्ली का है. और प्रोफेशनली आई एम राइट नाउ वर्किंग एज एन इंटीरियर आर्किटेक्ट ओवर हियर इन दिल्ली ओनली. एंड अब मैं थोड़ा सा ऋषभ के बारे में बताना चाहती हूँ. ऋषभ इज फ्रॉम इलाहाबाद and his full name is ऋषभ कुशवाहा. and ऋषभ ने अपनी ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी है. और जिस जिस मोटिव के लिए या जिस चीज के लिए हम लोग आज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं ऋषभ के साथ, तो वो मोटिव या वो मेन जो सब्जेक्ट है दैट इज टीशाला. तो मैं ऋषभ से ही जानना चाहूंगी कि टीशाला क्या है और टीशाला के बारे में आप जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको प्लीज बताओ कि टीशाला है क्या. पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त अपने होम टाउन में हूँ, इलाहाबाद में ही। और यहीं से इलाहाबाद से ही मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ, जिसमें मेरे नेशनल हिस्ट्री, फिलोसफी और एजुकेशन सब्जेक्ट्स थे। और फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया, वहाँ से मैंने मल्टीमीडिया की पढ़ाई की। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैंने ये टीशाला का स्टार्ट किया है। ये इसमें क्या है कि बेसिकली हम लोग जो भी क्रिएटिव फील्ड से लोग हैं, जैसे कि टीचर्स, एजुकेटर और आर्टिस्ट, उन लोगों से मिल रहे हैं और प्राइमरी एजुकेशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। क्योंकि बेसिकली फोकस हम लोगों ने किड्स एजुकेशन पे किया है, क्योंकि बेस ही हमारा जो है वो हमें पहले मजबूत करना होगा। तो क्योंकि मैं इलाहाबाद से था, तो मैंने सोचा कि स्टार्ट मुझे अपने होम टाउन से ही करना चाहिए। तो मैं पिछले कुछ सालों से यहाँ पे हूँ। और ये ओके. टीशाला में हमने बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आसपास के हमारे जितने भी जानने वाले हैं, वो अलग अलग फील्ड में अभी काम कर रहे हैं। बट बेसिकली उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी फील्ड को लेके या अपने आसपास की सोसाइटी को लेके कुछ वर्क करें। उसके लिए हम लोगों से कनेक्ट करने के लिए सोचा कि टी जो है इजी मीडियम है, तो टी के थ्रू हम लोग लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और चूंकि मैं इलाहाबाद में था और यहाँ से क्या कहते हैं मधुशाला पहले से ही काफ़ी पूरे देश और दुनिया में पहुँच चुकी थी, तो मुझे लगा कि इस नई जनरेशन के लिए और हमारी 21st सेंचुरी के लिए मधुशाला या शराब की जगह चाय दी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगी। और लोगों में अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। आई थिंक डिस्टर्बेंस है कुछ फ्रॉम योर साइड. कुछ मुझे डिस्टर्बेंस आ रहा है. आई डोंट नो बाकी व्यूअर्स को या कितना डिस्टर्बेंस है. अभी काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया. हेलो प्रीति मैम. प्रीति मैम ज्वाइन, सुमित ज्वाइन एंड प्रदीप हैज ज्वाइंड अस. सो शुरू करते हैं. काफी सारे लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं. तो जो हमारा मेन कंसर्न था इस चीज को लेके उसको हम शुरू करते हैं, बात करते हैं उस बारे में. तो उसमें ब्रीफ करना चाहती हूँ कि वाई आई वॉज इंसिस्टिंग एवरीवन की आप लोग अपनी चाय के साथ अवेलेबल हो या चाय के साथ आए. उसके पीछे रीजन ये था कि जनरली जब भी हम बैठते हैं किसी के साथ, किसी के घर पे मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम लोग हर कोई जनरली आपको या तो ठंडा ऑफर करता है या चाय ऑफर करता है. तो जब आप चाय पीते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, अपने दोस्तों की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से इस चीज को कोशिश किया कि हम इवनिंग टाइम पे सबके साथ बैठे हैं. और जितने भी लोग अपने घरों में हैं, जहाँ पे भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल फ्री माइंड होके इस तरीके से कि हम लोग सब लोग एक ग्रुप में एक साथ बैठे हैं और एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं अपनी चाय के साथ. मैंने तो रखी हुई है अपनी यहाँ पर ऑलरेडी, ये रही मेरी चाय. तो मैं चाय लेके बैठी हूँ. एंड तो मेन जो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस टाइम पे, तो हमारा मेन जो कंसर्न था या जो टॉपिक है दैट इज अबाउट चाइल्ड एजुकेशन. वो किसी भी बच्चे के लिए हो सकता है, अनप्रिविलेज, प्रिविलेज, हम किसी भी कैटेगरी में उसको डिवाइड नहीं कर रहे. तो वो कहीं पर भी जा सकता है. तो मेन जो पॉइंट था हम लोगों का डिस्कशन का, एक दिन मैं और ऋषभ ऐसी बात कर रहे थे. ऋषभ इज इनटू दिस फ्रॉम पास्ट 4-5 years. तो हम लोग जब इस बारे में बात कर रहे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बच्चों तक सारी जितनी भी सुविधाएं हैं या जो उनकी नॉलेज है या जो उनकी मेंटल हेल्थ है, वो सारी चीजें कैसे पहुंचे. अब बच्चे ऑब्वियसली या तो प्रिविलेज हैं जिनके पास सब कुछ, स्कूल्स, एजुकेशन सब कुछ है, या फिर अनप्रिविलेज हैं जो कि अपने सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं या फिर स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, इन सब जगहों से बिलोंग करते हैं.
तो पहले मैं ऋषभ से चाहूंगी कि आप अपना व्यू, ये जो आपकी थॉट प्रोसेस था, आप वो प्लीज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको बताइए कि क्या चीज आपको ऐसा लगती है और क्या सोच के आपने ये सोचा कि मुझे इस चीज को लेके आगे जाना है। देखिए, जब भी हम कोई काम को स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने प्रोफेशनल फील्ड को लेके या तो फिर सोशल फील्ड को लेके, सबसे पहले हमें चीज़ें जो फील होती हैं वो कभी कभी हमें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही वो आती है। जैसे कि मैं हमेशा, ये स्कूल है तो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि विंडो के बाहर बहुत सारे वेस्ट पेपर पड़े होते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, उसको अपनी कॉपीज से निकाल कर वो उसको रोल करके वो बाहर की तरफ फेंकते हैं। अगर आप उसको सारे पेपर्स को कलेक्ट करोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी उसमें उन्होंने कोई गलतियां की हुई हैं, और वो गलतियों को पहले क्या करते हैं, वो गलतियों को पहले रबर से मिटाने की कोशिश करते हैं, और वो उसको अगर वो ठीक से नहीं मिटा पाते हैं तो वो उस पन्ने को ही फाड़ देते हैं और उसको अपनी लाइफ से, अपनी कॉपी से उसको निकाल के बाहर दूर फेंक देना चाहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको डर होता है कि गलतियां हमारी कोई देखेगा, टीचर हमें देखेगा तो वो डांटेगा डांटेगा, क्योंकि उन्हें गलतियों से बहुत ज्यादा डर है, इसलिए वो सारी गलतियों को क्या करते हैं, वो बाहर फेंक देते हैं। और ऐसा ही क्या होता है, इसी मेंटालिटी के साथ जब वो बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है कि बड़े लोगों को भी आप देखोगे कि अगर उसे कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो उसे सुधारने के लिए फिर वो बड़े डिसीजंस लेते हैं जो कि और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ में। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो बहुत सारी एग्जांपल आपको अपनी लाइफ में खुद मिलेंगे, कैसे हमारे बचपन की बहुत सारी चीजें जिसको हम अभी तक ड्रॉप नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वैसे अगर आप बच्चे को ठीक से स्टडी करोगे तो आपको आज जो आप खुद जो सारी मिस्टेक्स कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो हम लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है किड्स एजुकेशन का, उसमें हम लोग किड्स एजुकेशन पे हमारा मेनली फोकस ये है, बड़े जो हैं, जो एडल्ट है, जो हमारी एज के हैं या हमसे बड़े हैं, हमसे यंगर जो लोग हैं, वो भी बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करें। ना कि सिर्फ उनको, हम बच्चों से मिलते हैं तो उन्हें हम सिर्फ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफ का 50% पार्ट अगर हम उनसे सीख तो हमारी सबकी लाइफ काफी बेटर हो सकती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल छोटा सा दूंगा कि घर पे आप देखते होंगे कि आप बच्चे गुस्सा हो गया, उदास हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो 15 मिनट्स में या 1 आवर में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है और दोबारा से खेलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आपका एक मूड ऑफ हो गया दिन भर में तो फिर आपका वो कंटिन्यू करता है, शायद वो किसी से 2-3 दिन तक भी कर सकता है, या आप वीकली भी किसी से अपसेट रहते हैं, पर वो कंटिन्यू अपना ब्रेक कर देते हैं, अपना उनका जो सैडनेस रहता है उसको ब्रेक करते रहते हैं। अगर वो अपसेट भी होते हैं तो वो कुछ ही समय बाद उसको री इंजॉयमेंट अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ये उनका हैबिट होता है। तो ये बड़े न जाने ये चीजें क्यों भूल गए हैं, मुझे लगता है ये उनसे बच्चों से सारी चीजें सीखनी चाहिए। मेरा जो पॉइंट था या मेरा जो कंसर्न है, मेरा कंसर्न ऑब्वियसली ये तो है ही कि बच्चों को जिस तरीके की एजुकेशन या जिस तरीके से हम बड़ा करते हैं और जो उनके ऊपर हम सब कुछ इतना मटेरियलिस्टिक और इतना टेक्निकल उनको डाल देते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, नोट कि बच्चे पैदा होते हैं आजकल, पेरेंट्स क्या करते हैं, या बच्चे हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, एंड जो पेरेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं उस चीज को देख के कि हमारा बच्चा ना मोबाइल चला रहा है, हमारा बच्चा देखो इसको ना सब मोबाइल चलाना आता है। वो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि बच्चा आई मीन डिजिटली चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर उसमें उसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन क्या जब हम आज से अगर अपनी एज की बात करते हैं, अपनी जनरेशन की या फिर वो जनरेशन जो हमसे पहले की है, क्या पहले मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इस तरीके के गैजेट्स होते थे? कुछ भी नहीं होता था। तो हम लोग कहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व होते थे? अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में गेम्स खेलना, आसपास कहीं पे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे। हर मुझे आज भी याद है कि आई वॉज पार्टिसिपेटिंग कि घर के पास में 15 अगस्त के फंक्शन होते थे, 26 जनवरी के फंक्शन होते थे, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब वो पार्टिसिपेशन ड्राइंग का भी होता था, सिंगिंग का होता था, डांसिंग का होता था, लेकिन आजकल जो चीजें है ना, पेरेंट्स ने इतना ज्यादा बच्चों पे बर्डन डाल दिया है कि अगर इस तरह की कॉम्पिटिशन्स हैं स्कूल में या कुछ, वो बच्चे को इतना ज्यादा मेंटली बेसिकली प्रेशर कर देते हैं कि बेटा देखो तो यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल। जब आप स्कूल में भी हैं, आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, किसी के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, अदरवाइज देखो ऐसे ना शेम शेम हो जाएगा, सब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, यू आर नॉट अ गुड बॉय, यू आर नॉट अ गुड गर्ल। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये चीज खुद सोचनी चाहिए कि बीइंग एन इंडिविजुअल, हम जब अपनी एज में थे, हम कितनी सारी अपनी आसपास की सराउंडिंग्स और बाकी चीजों में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन आजकल पेरेंट्स बच्चों को इस चीज में रखते ही नहीं है, चाहे वो प्लेइंग है या फिर इस तरीके की एक्टिविटीज हैं, कोई कंपटीशन है। वो लोग आजकल सब एवरीवन इज इनटू कि मेरा बच्चा म्यूजिशियन म्यूजिक सीख रहा है, मेरा बच्चा स्विमिंग सीख रहा है, मेरा बच्चा ये सीख रहा है,
ऑब्वियसली वो जो करिकुलर एक्टिविटीज वो बच्चे ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो एक्चुअल में खुद क्या करना चाहता है वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उस बच्चे का खुद में इंटरेस्ट कितना है। पेरेंट्स सोचते हैं कि कितने सारे मेरे नोन में है तो दे आर लाइक कि हमने बच्चे का एडमिशन करा दिया, वो स्विमिंग सीख रहा है जी, वो तबला बजाना सीख रहा है, वो खुद आता है, पता वो पेंटिंग करना चाहता है, क्या पता वो कुछ और सीखना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बचपन से ही एक चीज का प्रेशर डेवलप कर देते हैं कि देखो बेटा आजकल ना ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, आपको ये भी बजाना आना चाहिए, आपको ये भी करना आना चाहिए, आपको परफॉर्म करना है। फिर सेम चीज व्हेन इट कम्स टू योर 10th स्टैंडर्ड, जब आप 10th स्टैंडर्ड पास करते हो तो बच्चा क्या चाहता है, पेरेंट्स उस पर कभी भी कंसर्न नहीं करते, कभी भी उस चीज को वो नहीं करते। बहुत रेयर पेरेंट्स होते हैं जो उस चीज की फ्रीडम दें, अदरवाइज मैक्सिमम पेरेंट्स को ये लगता है कि साइंस इज द बेस्ट थिंग टू टेक। आई मीन अगर आप साइंस ले रहे हो तो ही आपको मार्केट में वैल्यू बनेगी, क्योंकि अगर आप साइंस लोगे तभी आप आर्किटेक्चर या फिर डॉक्टर इंजीनियरिंग आप कर पाओगे। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स में चले गए तो मतलब आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। एंड व्हेन इट कम्स टू आर्ट, व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स, तो जितने भी इस तरीके के पेरेंट्स हैं जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, वो बचपन से उनको उस तरीके से फीड कर दिया जाता है कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये चीज करनी है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्या है कि अभी जो हम लोग जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, तो क्या होता है वो एक जैसे कि हम आप जो भी बोल रहे हो या मैं भी जो भी बोल रहा हूँ, वो सारी ओवरऑल बातों का सिर्फ 5% होगा या बोलोगे 2% ही होगा। बाकी और चीजें अलग अलग टाइप की चीजें होती रहती है। जैसे कि आप हम बोलेंगे कि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, वो कोई भी चीज सोच रहे हैं तो उनके पीछे उनका बैकग्राउंड है, क्योंकि उनको जैसी नॉलेज मिली हुई है वो वैसे उसको चाहते हैं कि वो उसको अपनी नॉलेज को अपने बच्चों के साथ शेयर करें। तो उन्हें क्योंकि उनको पहले से एक्सपीरियंस है कि उन्होंने ये चीजें की थी तो उनके साथ ऐसा हुआ था, तो वो अपना एक्सपीरियंस उनको देते हैं वैसा। लेकिन क्या होता है कि अगर ये सोचोगे कि ये बच्चा किधर जाना चाहता है, लेकिन उसके बाद उसको ऑप्शंस अगर आप बचपन से ही बताओगे कि ये सारी एक्टिविटीज है, जैसे आज से 20 साल पहले बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, हमने जो पढ़ाई की उस वक्त वो उस बेस पे पढ़ाई हुई है। लेकिन आज की जो स्टडीज है वो ऑटोमेटिकली अगर आप बच्चों को नहीं बताओगे, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास इतनी सारी एक्टिविटीज जो होती है उसी वजह से वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म हो रहे हैं। जो नॉलेज 20 साल पहले के जो बच्चे थे उनको वो नहीं है, लेकिन आज के जो हमारे 6-7 ईयर के बच्चे हैं उनको बहुत सारी नॉलेज है। तो हम इस वक्त ये नहीं कह सकते कि वो अपनी फील्ड अब पेरेंट्स के हिसाब से चूज करेंगे, बल्कि आज की जनरेशन की मैं कहूँगा पेरेंट्स की और बच्चों के साथ सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन यही हो गया है कि बच्चे जो बोलते हैं पेरेंट्स अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपने जो भी उनको पसंद होता है उसकी तरफ वो बढ़ चुके हैं। अब वो टाइम नहीं रह गया कि वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अभी वो उसकी तरफ एक पूरा जनरेशन जो है मूव कर चुका है। वो कि मैं तो कहूँगा एक पेरेंट्स का भी एक जनरेशन मूव कर चुका है जिसने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके नई नई एजुकेशन में या अपनी प्रोफेशनल फील्ड को बहुत सारा आगे बढ़ने के बाद भी वो उसने कैरियर को चेंज कर दिया। ये शिफ्ट आ चुका है। मेरा कंसर्न मेन ये है कि नॉलेज शिफ्टिंग जो है, जैसे कि अगर आप 20 साल पहले क्या था कि अगर मेरा जब तक दिल्ली के किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तब तक वहां के प्रोफेसर्स क्या बोल रहे हैं मेरे को वो बात तब तक नहीं पता चलेगी जब तक मैं उनकी लिखी कोई बुक ना पढूं या फिर मैं उनसे पर्सनली उनसे मिलूं ना, या तो उनके आसपास के लोगों के एनवायरमेंट में जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा तब तक वो नॉलेज मेरे को नहीं मिल पाएगी। बट आज क्योंकि कम्युनिकेशन इतना ईजी हो गया है तो उसकी वजह से क्या है कि नॉलेज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी। मतलब अभी तुम दिल्ली में हो और मैं यहाँ पे हूँ तो बेसिकली जो तुम बताना चाह रहे हो मैं उसको डायरेक्टली सुन रहा हूँ एंड मैं क्वेश्चन भी आपसे कर सकता हूँ। तो सेम ऐसा ही है कि जो भी प्रोफेसर ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने लेक्चर्स को लाइव कर रहे हैं या तो ओल्ड वीडियोस के थ्रू या जैसे भी शेयर कर रहे हैं नॉलेज को, तो नॉलेज बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। और जहां तक भी इंटरनेट का कम्युनिकेशन है, इंटरनेट कनेक्शन है, वहां तक ये नॉलेज ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो रही है। हम लोगों का जो मेन कंसर्न है वो है कि वो बच्चा, क्योंकि कैसा होगा कि बच्चे उस चीज को सीखेंगे और वो नई चीजें करना चाहेंगे, बट उनके पेरेंट्स अगर उस चीज से अवेयर नहीं है तो वो उस चीजों को मना करते हैं कि तुम ये पता ऐसा चीज कर रहे हो कि जो हमें नहीं पता है या हमें समझ नहीं आ रहा है कि तो अपना टाइम सारा दिन तुम मोबाइल ही देख रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले इस वक्त मोबाइल नहीं था तो लोग मोबाइल नहीं देखते थे, पर किसी पर्टिकुलर चीज में वो दिन भर अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो अब पहली बार लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई है, नॉलेज आई है, तो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल पर डिफरेंट काइंड की नॉलेज जो उसे रिलेटिव है वो चीजें देख रहे हैं। तो हमारा मेन कंसर्न है कि वो क्योंकि वो नॉलेज तो ले रहे हैं
तो वो ऐसी नॉलेज हो जो उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। तो हम लोगों का टीशाला का एक ये भी कंसर्न है कि हम लोग अपने आसपास के जो भी जगह है वहां पे जाते हैं और वर्कशॉप, एक ऐसी वर्कशॉप करते हैं जिसमें हम लोगों को स्किल्स के बारे में बताएं जिसका अभी फ्यूचर में या आज के डेट में जो डिमांड में है, वो कैसे घर पे या अपने आसपास की चीजों से वो सारी चीजें सीख सकते हैं और 4-6 महीने में या विद इन 1 ईयर वो कैसे अपने आप को एक नई चीजें सिखा के और अपना वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेन हम लोग का टीशाला का यही कंसर्न है, कैसे हम लोग आपस में बैठ अपनी नॉलेज को शेयर करें और उस नॉलेज के थ्रू वो ऐसी नॉलेज हो जिससे वो प्रोडक्टिव नॉलेज हो, उससे हम लोग कुछ काम स्टार्ट कर सकें। क्योंकि नॉलेज क्या होता है कि कई बार हम लोग सिर्फ नॉलेज तो हमें लगता है कि हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है, पर वो किसी काम की नहीं होती। जैसे न्यूज होती है, तो न्यूज क्या होता है कि दुनिया में जो भी चीजें इधर घटनाएं घट रही हैं, हम उसका एक कलेक्शन न्यूज के तौर पे देखते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया है या तो कहीं पे किसी ने कुछ किया है, बट वो हमारे किसी काम में नहीं आता है, वो सिर्फ नॉलेज के तौर पे काम नहीं करता है, वो एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें कुछ खास काम में आने वाली नहीं है। बट हमें फील होता है कि हमें बहुत सारी चीजें पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें पता है, पर वो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो हमारी नॉलेज बेस्ड अगर हम लोग लर्निंग करेंगे तो जो डिमांड आज की डेट में है या फ्यूचर में है उसको हम अपने लोगों को सिखा सकेंगे। और जो आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसमें दूर करने में छोटा सा रोल अपना हम लोग प्ले कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। राइट। सो अभी जिस तरीके से ऋषभ ने बताया कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं अपना छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हाउ एम वर्किंग एंड मैं किस तरीके से इस चीज को देख रही हूँ। 2013 के टाइम की बात है, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो जब मैंने अपना काम और अपनी चीजें शुरू करी, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे को स्टार्टिंग से बड़ा शौक था कि मैं बच्चों को या इस तरीके की जिनको जरूरत है पढ़ाई की या XYZ चीजों की, तो मैं उनको वो प्रोवाइड कर पाऊँ। आर्टिकल जिसके अंदर उन्होंने बोला कि आप क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आ सकते हैं और आप आइए और आप बच्चों को पढ़ाइए। तो मैं वहां पर क्लासेस लेने जाती थी, कभी सैटरडेज को, कभी संडेज को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए, किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या फिर उनके पास वो जगह नहीं होती। तो मैं भी किस तरीके से चीजें कर रही हूँ, जैसे मेरे ऑफिस में एक छोटा सा जगह है, बाहर एक जगह बनाई हुई है, तो यहीं पे ही मेरे आसपास कुछ कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, तो वहाँ के कुछ बच्चे हैं। तो व्हाट आई डिड फॉर देम कि मैं कई बार उनको बुला लेती हूँ, एक साथ गैदर करती हूँ और उनको कुछ कुछ एक्टिविटीज या कुछ कुछ उनकी वर्कशॉप्स करा देती हूँ। तो मुझे, मेरे लिए वही है कि एटलीस्ट ना कुछ करने से अच्छा कि मैं कुछ नहीं कर रही, उससे अच्छा मैं उन बच्चों को जो कि डेली रूटीन का उनका एक चीज चल रही है और उनको वो चीज नहीं मिल रही, हम उनको वो चीज प्रोवाइड करा देते हैं कभी जब मेरा मन होता है या मेरे को टाइम मिलता है उस तरीके से। बट हाँ, when I spoke to you, when I was having a conversation with you, तो डेफिनेटली मैं इस चीज को सोच रही थी कि मैं कैसे इस चीज को यहाँ पर एक इस तरीके का सेटअप बना दूं, एक काइंड ऑफ जैसे आपने टीशाला का बना रखा है कि यहाँ पर वो बच्चे आते रहें, जिसको डिजिटली कनेक्ट होना है, जिसको फिजिकली यहाँ पर आके करानी है, किसी को लगता है मेरे अंदर ये टैलेंट है, वो आके वहां पर वो काम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जैसा भी जिसको ठीक लगे। एंड इट्स ऑब्वियसली नॉन कमर्शियल, मतलब जो जनरली एनजीओ करते हैं या फिर एनजीओ में लोग काम करते हैं, तो वो लोगों का कंसर्न होता है, बिकॉज उनका सबसे पहले चाहते होता है कि यू हैव टू डोनेट दिस, यू हैव टू डोनेट दैट। हम लोगों का वो कंसर्न नहीं है। हम लोगों का, हम जो आज बेसिकली कनेक्ट हुए हैं, इट्स अबाउट द कनेक्टिविटी, कि जितने लोग सुन रहे हैं वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन वो इस चीज में दे सकते हैं बच्चों के लिए, किसी भी तरीके का हो सकता है, वो कोई एक्टिविटी से हो सकता है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है, ड्राइंग कंपटीशन से हो सकता है, किसी का डांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कर सकते हैं जो कि ये चीजें करना चाहते हैं। तो मैं इस तरीके से इस चीज को आगे मतलब लेकर जा रही हूँ और आगे फॉलो कर रही हूँ। बाकी ऋषभ, अभी आप मुझे थोड़ा सा इस चीज पे ब्रीफ आउट कीजिए, जैसे आपने टीशाला का बताया, वहां पे इलाहाबाद में यू हैव दिस टीशाला एंड एवरीथिंग, तो किस तरीके के लोग वहां पर आते हैं? अभी इससे पहले मैं उसके बारे में बताऊं, मैं एक अभी आपने बताया कि जो लोग चाहें वो अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं या एक्टिविटीज शेयर कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अभी कुछ समय पहले एनडीटीवी का एक प्रोग्राम था, फार्मर फॉर फ्यूचर। उसमें क्या किया गया था कि फार्मर्स की जो कंडीशन है उसके लिए उन लोगों ने एक लोगों को आर्टिकल लिखने के लिए बोला था, ऑल ओवर इंडिया से उसमें आर्टिकल लिखे गए
कि कैसे क्या है कि फार्मर सुसाइड हो रहा है या उनकी उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है फार्मर्स के, उन लोगों के साथ क्या दिक्कत है। तो उसमें मैंने भी अपना आर्टिकल लिखा हुआ था। तो उसमें इंडिया से 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया। तो उसमें आर्टिकल में मैंने एक ऐसी बात, सिंपल सी बात लिखी थी कि क्या है कि कोई भी बंदा है, कोई भी जैसे कि आप हो या कोई भी फार्मर्स है, तो दे आर ऑल मैन, मतलब दे आर ह्यूमंस। तो उनमें क्या होता है कि हर वक्त क्या होता है, लोगों को पैसे की कमी नहीं होती। हमें लगता है कि यार उनके पास शायद पैसा नहीं होगा या उनके साथ और भी कोई दिक्कत होगी, लेकिन बेसिकली जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि उसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो उनका एक खुद का सोसाइटी होता है उसके बीच में वो आपस में रहते हैं। और कोई भी ऐसा बंदा जो बाहर का बंदा है वो कभी उनको प्रीफर्स ऐसा नहीं करता है, प्रेफरेंस देता है कि नहीं आप हमारे लिए इतना काम कर रहे हो, मतलब इनको एक वो नहीं मिलता है अप्रिसिएशन कि वो भी एक हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तो वो लोनली फील करते हैं। जैसे कि वो हमेशा अपने, अगर वो फार्मर है तो अपने आसपास वो उस किसान से ही टच में रहेंगे या जहाँ पे जाएंगे मार्केट में उनसे टच में रहेंगे। पर कोई बाहर से आके उनके लिए ऐसा कुछ नहीं बोलता है या करता है जिससे वो फील करे कि वो दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने उसमें यही बोला था कि हम लोगों का एक कंसर्न है कि हम लोग फार्मर्स के पास जाएंगे और we will, कि हम उनके लिए ऐसा कुछ काम करेंगे ताकि उन्हें फील हो कि नहीं वी आर, कि हम भी एक ही जगह पे हैं, जैसे जहाँ पे हम हैं वहां पे वो भी है, तो भी फील कनेक्टेड। तो वैसा भी एजुकेशन में भी है कि जो भी अगर आप फुल टाइम किसी चीज में काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर कोई अपना फुल पूरा सब कुछ छोड़कर या इसी फील्ड में काम नहीं कर सकता है, बट उसके बाद जब भी टाइम, जैसे कि हम लोग वीकेंड पे या तो कहीं पे हम लोग ट्रिप पर जाते हैं, हम लोग फ्री टाइम निकाल के 3-4 दिन के लिए या एक वीक के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं या हिल स्टेशन पे जाते हैं या बीच एरिया पे जाते हैं, कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हैं। तो हम लोगों को अपना एक ट्रेंड चेंज करना होगा और हम अपना वीकेंड या फिर अपना एक हॉलीडे ट्रिप ऐसा प्लान करना होगा कि हम लोग ऐसी एरियाज पे जाएं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है या डेवलप वहां पे लोगों को अभी एजुकेशनल अवेयरनेस उतना नहीं हो पाया है। हम लोग ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कि हमें खुद को ये खुद के लिए लाइफ के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और उन लोगों के लिए भी रहेगा कि जो वहाँ पे पहले से मौजूद है। उसी के लिए हम लोगों ने आर्टिशाला में ये भी एक है, तो हम लोग एक ऐसा प्लेस बना रहे, स्पेस डिजाइन कर रहे हैं कि जहाँ पे आप आके कुछ दिनों के लिए रुक सकते हो और वहाँ के आसपास की जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। बल्कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके पास भी जो, क्योंकि लोकल लोगों के पास भी बहुत सारी जो स्किल्स होती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ पे अपना लोकल टाइम स्पेंड कर सकते हो। और वहाँ पे आपको एक सेफ इन्वायरमेंट भी रहेगा कि आप, कई बार आप सोचते हो अगर मैं इंटीरियर्स में जाता हूँ तो वहाँ पे कैसा लोकेलिटी है और मैं वहाँ पे कैसे रहूंगा। वहाँ पे एक बार होता है ना कि आपको लगता है कि वहाँ पे हम लोग कैसे रहेंगे, वहाँ पे लोगों का रहने का तरीका अलग है और वहाँ पे कैसे रहेंगे, तो वो वाला भी कंसर्न है। तो वहाँ पे हम लोग एक ऐसा स्पेस डेवलप कर रहे हैं ताकि पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई लोग आके वहाँ पे रह सकते हैं और वहाँ पे स्कूल्स के बच्चों के साथ भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, प्लस वहाँ के जो बेसिक आसपास के लोकल लोग हैं उससे भी टच में आ सकते हैं और अपनी नॉलेज को वो शेयर कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं। ठीक है ऋषभ, तो मेरा पॉइंट, जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं या जो हमें अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो मेरा जो एक समअप बेसिकली जो है वो यही है कि हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं। बहुत लोगों के अंदर ऐसा होता है कि हमें ये करना है, हमें बच्चों के लिए करना है, हमें गर्ल्स के लिए करना है, हमें एक्सवाइजेड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम किस तरीके से अपना इनिशिएट कर सकते हैं, वो इनिशिएट या जो भी एक आपका एफर्ट है, वो जरूरी नहीं है कि दैट इज रिलेटेड ओनली विद द मनी एंड विद सम डोनेशन एंड एवरीथिंग। इट 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 हैज टू बी, या फिर वो इस तरीके का हो सकता है कि आपके अपने काम या आपकी नॉलेज स्प्रेड करना भी कोई आई मीन एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। अगर आप नॉलेज की बात करें, आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं, आप किसी को कुछ काम बता रहे हो या आप किसी को कुछ अपनी सोच को आगे जाहिर कर रहे हो, किसी किसी उन बच्चों के साथ आप अपना टाइम या वो चीजें स्पेंड कर रहे हो जिनको वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं या मिल भी पा रही हैं, तो वो चीज डिस्कस करना उन बच्चों के साथ, उनको टाइम देना, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और ऋषभ, एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, आपने एक दिन मुझे एक एग्जांपल दिया था कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो मुझे एक्चुअली में बड़ा क्लिक किया एंड आई वाज, मतलब मेरे साथ तो खैर ऑब्वियसली कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि आपने एक एग्जांपल मुझे बताया कि पेरेंट्स जब गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग होती है, और वो जब मिलते हैं आपस में, तो वो बच्चे को खड़ा कर देते हैं सामने कि अच्छा बेटा तुम पोयम सुनाओ, अब तुम यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, या तुम्हें ये पोयम, तुम्हें कौन सी स्टैंडर्ड की पोयम है, सुनाओ आंटी को, अंकल को सुनाओ। तो वो बताओ आप बात मुझे, मैं चाहूंगी कि जितने लोग सुन रहे हैं वो सुने उस चीज को।
हाँ बेसिकली देखा गया है हमारे साथ ऐसा होता है, और हम भी हाँ कई बार बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। जैसे कोई हमारे घर में अगर भतीजा है या भांजा है अगर आएगा तो हम उससे थोड़ी देर बाद कर देते हैं, अच्छा आज तुमने क्या पढ़ाई किया, या तो पोएम सुना दो, वन टू सुना दो, मतलब आओ और हमारे बता दो कि तुम्हें क्या पता है। तो पहले तो मुझे ये बात तो उतना नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बच्चों के साथ वर्क करने लगा तो मैंने अपने खुद के बचपन के मुझे बहुत सारे मोमेंट्स याद आए कि मुझे भी याद आया कि जब मेरे से कोई कुछ पूछता था तो मुझे लगता था क्या पोएम सुना दो, क्या है ये पोएम सुना दो, जहाँ मतलब कहीं भी जाओ ये करके दिखा दो, ये मतलब हम लोग यही करते रहे हमारे लिए। हाँ, तो हमें उस वक्त भी फील आता था, लेकिन बीच में काम में और पढ़ाई में हम ये सारी चीजें भूल गई। लेकिन जब आप फिर दोबारा से हम बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं तो हमें वो चीजें रिमाइंड होती है कि अच्छा अच्छा हाँ ये सब चीजें हैं। तो वो अगर उसको ऐसा नहीं है कि वो चीजें उसको आ नहीं रही है, वो इस चीजों को लोड नहीं ले रहा है बार बार, क्योंकि वो दिन भर में उसके साथ ये 5 बार ये चीजें हो चुकी हैं। वो घर से बाहर निकलता है तभी उसके साथ यही चीजें हो रही है, बाहर निकला है तो कोई रास्ते में रिक्शे पे भी मिल गया तो वो भी उससे कुछ सवाल पूछ रहा है, तो उससे दिन भर कोई ना कोई सवाल ही पूछता रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इसी के बारे में बोल रहा था। हाँ बिल्कुल, मतलब ये एक्चुअल में मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब हमारे साथ तो ऑब्वियसली नहीं हुआ कभी ऐसे, बट मैंने अपने रिलेटिव्स में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को खड़ा कर देंगे एक ऑब्जेक्ट की तरह, एंड दे आर लाइक कि ये करके दिखाओ, और वो बच्चा इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, और वो ही और शी इज लाइक नहीं 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 नहीं, सुनाओ, तुम्हें कल कौन सी पोएम सुनाई थी। तो ये जो चीजें है ना, बल्कि इस चीज को पेरेंट्स को इस तरीके से लेना चाहिए कि जब वो मिल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ मिले हैं, इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो वो उसकी एक्टिविटीज को या उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे कि वो उस किस चीज को करने में ज्यादा कंफर्टेबल है, या फिर मेंटली वो क्या चीज करना चाहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, या वैसे भी ना कि हम उसे प्रेशराइज कर दें इतना कि तुम्हें ऐसे ही करना है। मतलब एक होता है ना, रट्टा एक वर्ड होता था कि यू हैव टू, मतलब जबरदस्ती अपने दिमाग में फीड करो और उस चीज को इस तरीके से आगे प्रेजेंट करना है, अपने प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे हम ऑफिस में देते हैं, तो यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ किड। आई मीन आपकी इतनी एज है और आप वहां पर उस चीज को प्रेजेंट करो। तो ये एक एक्चुअल में है पॉइंट ऑफ कंसर्न है पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के लिए तो आई मीन ऑब्वियसली है, बच्चों के लिए भी है। तो एक एक्टिविटी जोन, एक ऐसी जगह जहां पर बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, जहां पे वो उस चीज को प्रेशर की तरह ना लें, एक इंजॉयमेंट की तरह करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसके अलावा दूसरी चीज एक और जो मैंने नोटिस करी, जो हम पहले इनिशियली शुरू कर रहे थे, वो कर रहे थे कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जो आपने बोला कि जरूरी नहीं है हर एक बच्चा आजकल अपने हिसाब से भी कर रहा है, लेकिन कभी आपने ये आपके साथ हुआ होगा, मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ है नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, अगर किसी ने कोई चीज चॉइस करी तो आपके पास ना जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, या और जो आपके जानने वाले हैं ना, वो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा तुम ये करने वाले हो क्या, इसका क्या यूज होगा, ये करके क्या मिलेगा, मतलब इस कर ये करने के बाद तो कुछ होने नहीं वाला, मतलब या तो आपके लिए एक रिस्पेक्टेड जॉब क्या है, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप मतलब कोई ऐसी चीज जो दुनिया को सबको पता है। अगर आप कुछ अलग से चीज सोचते हो, या फिर जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, जब व्हेन आई मतलब टुक एडमिशन इन दिस, एंड व्हेन आई वाज क्या कहते हैं सर्चिंग कि मेरे को क्या करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे उस टाइम पे जिसको पता ही नहीं था कि इंटीरियर्स होता क्या है। उनको लगता था पर्दे लगा देना, उसको कलर कर देना, डेकोरेशन कर देना इज इंटीरियर। मतलब लोगों को ये लगता था कि इंटीरियर का मतलब ये है, मतलब इंटीरियर ये होता है, आर्किटेक्चर इंटीरियर इज अबाउट दिस ओनली। सेम वन ऑफ माई मतलब मेरी रिलेटिव है, मेरी कजन है, तो शी इज वेरी गुड इन आर्ट्स। आई मीन आई थिंक शी ऑल्सो ज्वाइन, प्राची नाम है उसका। तो शी इज वेरी गुड इन हर आर्ट्स एंड वेरी मतलब बहुत अच्छी उसकी आर्ट्स है, बहुत अच्छा उसका वो है। तो मतलब उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये कंसर्न था कि प्रिया दीदी आर्ट्स करके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो वो करना चाहती है, लेकिन जो सोच है बाकी लोगों की, जो आसपास के लोग इम्पैक्ट कर देते हैं, वो ये करते हैं कि ये करके क्या होगा, ये करके क्या मिलेगा, तुम ये जो करोगे। तो ये कहीं ना कहीं बचपन से बच्चे के अंदर अगर वो एक्टिविटीज, वो सारी चीजें इन्वॉल्व रहे, तो वो जरूर उन चीजों को आगे तक लेके जा सकता है। और प्रीति मैम बोल रही है अबाउट कर्टेन्स, यस प्रीति मैम बिल्कुल इंटीरियर्स का बहुत बड़ा पार्ट है कर्टेन्स एंड पेंट का कलर्स। तो ऋषभ अभी थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं, एंड आप मुझे बस चीजें बताइए कि आप और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो कि इस चीज को हम आगे एक्सपेंड करें, या जितने लोग हमारे साथ हैं वो कैसे कैसे अपना छोटा छोटा इनिशिएटिव देकर इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं।
देखो, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि लाइफ में आप किसी से मिलते हो या किसी के बारे में जानते हो, तो आपका पहला चीज होता है कि स्टडी उसकी क्या हुई है, या फिर वो क्या कर रहा है और क्या आगे, मतलब उसका क्या प्लान है, या अभी क्या कर रहा है, कम से कम कितना तो आप जानना ही चाहोगे। तो क्या सिर्फ मेरा होना या इतना काफी नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, ये बहुत जरूरी है कि मुझे कुछ करना बहुत जरूरी क्यों है, मतलब किसी का कुछ करना बहुत जरूरी क्यों है। सिर्फ इसलिए कि या तो उसको सरवाइव करना है, अपने आसपास के जो उसके खर्चे हैं वो देखने हैं, या उसके पास जो भी एक्सपेंसेस है उसको लिए उसको काम करना होगा बेसिकली, या फिर उसके सारे ड्रीम्स जो होते हैं वो उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे वर्क करते हैं। तो जब पहले मैंने भी जो स्टडीज की, फिर उसके बाद मैंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, तो मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं ऑफिस जाऊं या जाके कहीं पे काम करूं, मतलब प्रोफेशनली मेरा वर्क करने का बहुत ज्यादा मन नहीं था। और ऊपर से मेरे को ट्रेवल बहुत पसंद नहीं है कि क्योंकि मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है, तो मुझे ये नहीं था कि मैं रोज ऑफिस जाऊं और ऐसा। तो मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वापस आ गया, इलाहाबाद वापस आ गया। और फिर मैं कुछ दिन तक सोच रहा था कि यार मैं कैसे करूंगा, मतलब जॉब कैसे करूंगा। तो फिर क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मैं कभी इंटरव्यू देने नहीं गया, तो पढ़ाई करने के बाद फिर मैं इंटरव्यू के लिए भी नहीं गया, लेकिन मुझे जॉब तो करनी नहीं थी। तो फिर क्योंकि मैं मेरे फादर का स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो था उस वक्त पे, तो क्योंकि उस वक्त मुझे फोटोशॉप वगैरह आते थे। तो फिर जब मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, तो फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं, तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग काम के लिए स्टार्ट किया कि मैं फ्रीलांस काम करूंगा कि घर पे ही बैठ के हम लोग काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने दिल्ली में ही कुछ जो इंटीरियर्स थे उस वक्त के, तो मैं उनको ईमेल वगैरह करता था, और वहां से मुझे धीरे धीरे छोटे मोटे काम स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद धीरे 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 फिर मैंने देखा कि और इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने सर्च किया, क्योंकि ईमेल से ही थ्रू जो हम लोग काम करने लगे, तो मुझे लगा कि जैसे मैं दिल्ली में किसी को ईमेल करता हूँ, वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में किसी को ईमेल कर सकता हूँ, या फिर फॉरेन कंट्री में किसी भी कंट्रीज को ईमेल कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड टू ईमेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसके बाद मुझे उसी वक्त एक वेबसाइट है इलांस, उस वक्त फ्रीलांसिंग वेबसाइट वो काफी फेमस थी, तो मैंने उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। और कुछ ही 2-3 महीने में ही मुझे उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उसमें 3-4 साल तक मैंने उसमें काम किया है। और फिर वो बाद में इलांस जो है ओडेस के साथ मर्ज होकर अब इस वक्त अपवर्क के नाम से चल रहा है। और उसमें एक टाइम ऐसा था कि इंडिया में मेरा 23rd रैंक था, तो डिजाइनिंग में मैं 23rd रैंक कर रहा था। उस वक्त मेरे लिए काफी, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मुझे लगा था मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा खास करने की जरूरत नहीं है, और क्या कहते हैं कि और मुझे जाना भी नहीं पड़ रहा है किसी के ऑफिस और मीटिंग्स के लिए, या ट्रैफिक में जाना पड़ रहा है। तो जैसा भी मैं चाह रहा था वैसा ऑटोमेटिकली मैंने अपनी लाइफ को वैसा ही सेट कर लिया। तो उस वक्त मुझे ये, क्योंकि मैंने अपने साथ वैसा कर लिया, तो मुझे लगा कि आज के टाइम पे अगर हम अपने यंगस्टर को भी अगर बताएंगे कि कैसे वो कंप्यूटर के थ्रू अगर वो एक नया सॉफ्टवेयर या बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आजकल डिमांड में है, क्योंकि हमारे पास स्किल्स की कमी है। इंडिया में भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस बात की है कि जनरेशन हमारी बैक हो गई है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो सारा एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है चेंज हो गया है। अगर आज से 20 साल पहले तुम इंटीरियर डिजाइनर को ही देखोगे, तो वो पेपर वर्क उनका बहुत सारा होता था, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स होते थे, आज भी होते हैं, बट एक उसका बहुत बड़ा पार्ट शिफ्ट हो गया है डिजिटलाइजेशन पे। अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो पहले भी थे लेकिन अब सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस हो गया है। लोग 3D पे वर्क कर रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन मोड जो है वो डिजिटल बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्या है कि हमारे डिजिटल लाइन में अगर जितना भी ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए था वो अभी उस प्रकार से अभी नहीं हो पाया है। और बहुत एक बड़ा स्कोप है कि हमारे सारा जो स्कूलिंग सिस्टम है अगर इसको डिजिटलाइज करके और स्किल्स बेस्ड नॉलेज हम लोग उनको करें, और 8th से ही या 6th से ही 5th से ही हम लोग उनको जैसे स्केचिंग भी कर रहे हो, तो स्केचिंग पहले नॉर्मल पेंसिल से करें, प्लस ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट करके उसको डिजिटलाइज भी करें। जैसे आपने बोला कि आपकी फ्रेंड है, सॉरी रिलेटिव है, तो वो क्या है अगर वो स्केचिंग कर रही है तो क्या होगा कि शायद उसको कॉमर्शियल बहुत फायदा ना मिल पाए, लेकिन अगर वो उसी को डिजिटलाइज करके पेन टूल से और वो ऐसा उसको डिजिटलाइज कर लेती है, तो मार्केट में डिजिटलाइज का बहुत ज्यादा इस समय क्या डिमांड है, तो ऑटोमेटिकली उसको कॉमर्शियलाइज करना इजी है, तो सकते कि उसे पेपर पे ड्रॉ करते। तो हमें लोगों को डिजिटल की तरफ ज्यादा करना चाहिए, आगे बढ़ाना है, और उसी पे उनको कैसे हम लोग नई स्किल शेयर कर सकते हैं, उसी पे हमारा ये सारा ये प्रोग्राम है। और टीशाला का जो मेन मोटिव है वो भी इनोवेशन को लेके ही है कि कैसे हम लोग अपने आसपास की सोसाइटी को बेटर करने के लिए जो आज की डेट की नई टेक्नोलॉजीज है
और जो नई नॉलेज है उसको कैसे शेयर कर सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन और हमारे साथ के भी जो लोग हैं उसका फायदा उठा सके बाकी कंट्रीज की तरह, डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है उसकी तरह। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने हमें अटेंड किया उनको शायद इसका मोटिव या इसका पीछे का जो हमारा कंसर्न था या कॉन्टेक्स्ट था वो समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक वाइंड अप करते हैं इस चीज को यहाँ पे एक अगले सेशन के लिए, और कोशिश करेंगे अगली बार। अभी तो एक आज जस्ट हमने जिस भी को इनवाइट किया दैट वाज फॉर दी ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट, कि समझें कि हम किस विजन को लेके चीजें सोच रहे हैं, और आगे आगे हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे चीजों को लेके। एंड मैं चाहूंगी कि जो लोग, इट्स नॉट अबाउट टीशाला, इट्स नॉट अबाउट ऋषभ, प्रियंका, एनीवन एल्स, इट्स अबाउट दैट आप क्या करना चाहते हैं किसी के लिए। तो जो जैसा इनिशिएटिव या जैसा भी एक कंट्रीब्यूशन कर सकता है सोसाइटी के लिए, अपने आसपास रहने वाले बच्चों के लिए, वो अपने तरीके से करे। हम सिर्फ एक आइडिया जनरेटर है, हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं, हम सिर्फ एक थॉट प्रोसेस अपना जो हमारे दिमाग में जो काम कर रहा है हम सिर्फ उसको आगे दे रहे हैं। हम किसी चीज को किसी पे थोपना नहीं चाहते, ना ही हम ये कहना चाहते कि आप इसी तरीके से करिए या ये ऐसे होगा। हर एक बंदे इंटरवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आगे अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। वो रिव्यूज, वो सारी सोच आप लोगों की, जितने भी लोगों ने हमें सुना, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज या टीशाला पे अपने रिव्यूज, और आज के जो हमने आज ये एक गेट टुगेदर किया उसको लेकर एक अपने जो भी आपके रिव्यूज हैं या आपके जो थॉट्स हैं, या फिर आप अगर कुछ क्वेश्चंस या आपकी कुछ क्वेरीज हैं वो जरूर भेजें, ताकि हमें पता रहे कि हम जिस चीज को लेके चल रहे हैं वो कितने लोगों तक हम डिलीवर कर पा रहे हैं। तो ऋषभ, यू वांट टू से एनीथिंग, और लेट्स वाइंड अप दिस। मैं अभी आपने बताया कि जो भी लोग हैं, जो कुछ लोग मेरे को पहले से जान रहे हैं और कुछ लोग अगर नहीं जान रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि कैसे आप अपने आप को इसमें अपना रोल उनका जो होगा वो कैसे अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्रिएटिव फील्ड में हो चाहे नॉर्मल लाइफ में हो, लेकिन क्या है कि हर बंदा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करता रहता है। अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो वो प्रोडक्टिव कर रहा है, वो कहीं जॉब कर रहा है तो ऑफिस में काम कर रहा है, भले वो किसी और के लिए कर रहा हो, पर वहां पे वो कुछ ना कुछ कर रहा है जिससे वो प्रोडक्टिव उसका वर्क हो रहा है। तो बेसिकली मेरा कंसर्न है कि कई बार क्या होता है कि हम जब किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो हम उसका इंजॉयमेंट हमें नहीं होता है, वो चीजें हमारे पास नहीं होती। तो हमें अपनी लाइफ में अपना एक टाइम जो है खुद के लिए स्पेंड करना चाहिए, और कोई ऐसी चीज क्रिएट करनी चाहिए जो हमारी खुद की हो, और वो उसको हम पर्सनल देख सकें, टच कर सकें और फील कर सकें। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, अगर आप करते हैं तो ये बहुत आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप बहुत दिनों से अपना टाइम ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो आप बहुत कुछ मत करिए, लेकिन आप सिर्फ एक पेपर लेके या पुरानी जो बचपन में आप एक जहाज बनाते थे जो पानी पे चलती थी, बारिश का टाइम है, आप 2-4 वो बना के सिर्फ पानी में डालिए। एरोप्लेन बना के सिर्फ आज छत पे जाके आप उसको सिंपली क्या करिए, वहां से थ्रो करिए और उसको उड़ता हुआ देखिए, क्योंकि वही चीजें आज से कुछ समय पहले आपको इंजॉयमेंट दे रही थी और अब वो आपको क्यों इंजॉयमेंट नहीं दे रही, क्योंकि आपने अपनी सारी लाइफ को ऐसी चीजों में, रेस में या ऐसी चीजों में लगा दिया है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, किसी और के लिए वर्क कर रही है। तो आप कुछ ऐसा वर्क करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और वो उसका एक फीलिंग जो है वो आपको खुद को मिले। और एक और चीज मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि अभी जो हमारी कंट्री को और हमारी सोसाइटी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिस चीज की जरूरत है वो है कैसे हम अपने लोगों को फाइनेंशियल हेल्प कर सके। तो उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प का मतलब ये नहीं कि हमें उससे पैसे दे रहे हैं, बल्कि हमें फाइनेंशियल हेल्प का ये मतलब है कैसे हम लोग स्मॉल बिजनेस जो बहुत ही कम रुपयों में 5,000 या 10,000 या 2,000 में हम ऐसा क्या चीज ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि जिससे हम एक रनिंग बिजनेस पे आ सकते हैं। हो सकता है आपने पहले ऐसा नहीं सोचा हो, लेकिन अगर आप अपने आप को समय देंगे और अपने खुद से आप अपने आप को सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग जरूर इस बारे में सोचेगा। क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से मैं इस पे भी वर्क कर रहा हूँ और बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस मैंने जनरेट किए हैं। इसमें क्या है कि अगर आप सिर्फ 20,000 में भी एक स्मॉल बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वो आप अपने पार्ट टाइम में और डेली एक्टिविटीज में कैसे करके वो आप पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं। उसको हमारे जो शहर के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी आगे कभी बात होगी तो मैं उनसे आपको बात भी कर पाऊंगा कैसे हम लोग स्मॉल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने आसपास की सोसाइटी के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए। तो कैसे अर्निंग के लिए नए सोर्सेस जनरेट कर सकते हैं
विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए भी आप लोग सोचिएगा। और मेरे ख्याल से अगर ऐसे टॉपिक्स पे अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए एक नया वर्क भी होगा जो आप पार्ट टाइम में, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते हैं। तो मैं आपको बस एक थॉट दे रहा हूँ कि आप इस विषय पे सोचिए और आइए और हम सब लोग मिलकर अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को बेटर करते हैं और इससे अपनी भी लाइफ को बेटर करते हैं और अपने आसपास के लोगों की भी लाइफ को बेटर करते हैं। यही शाला का मेन मोटिव। राइट। तो ठीक है ऋषभ, लेट्स वाइंड अप एंड थैंक यू सो मच जिसने भी इस चैट को, इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हमें सुनने के लिए। और एक चीज मैं लास्ट में एड ऑन करना चाहूंगी कि उम्र जो है, जो हम सोचते हैं कि आज हम 25 के हो गए, 30 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, जो भी उम्र है, उम्र जो जैसे लोग बोलते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो नंबर तो है ही, ऑब्वियसली इट्स अ नंबर, बट आपकी जब हम बच्चे थे या जब हम छोटे थे और हम अपनी कुछ इच्छाएं या कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें पसंद थी, हम करते थे और हमने वो चीजें बिल्कुल ड्रॉप कर दी हैं, हम उस भीड़ में या उन चीजों के पीछे भागना शुरू कर दिया। नहीं है, जॉब के बाद ये होता है कि आप कैसे अपना काम शुरू करो या फिर अपनी जॉब करो, वो कैसे आप फॉलो करोगे, उन सब चीजों में जैसे आपने वो एक जहाज दिया या और भी जिस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, वो सब चीजें हम साइड में छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं अपने सारे शौक, अपनी सारी छोटी छोटी क्रिएटिविटी, वो बचपन में हम किया करते थे कि पार्क में घूमने जा रहे हैं, वहां पे मिट्टी के वो घर बनाया करते थे और उसमें वो वहां से पेड़ तोड़ तोड़ के, फूल लगा लगा के, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। अब आपने बोला तो मेरे दिमाग में वो बैक ऑफ द माइंड, मेरे सबकॉन्शियसली दिमाग में वो सब कुछ घूमने लग गया एकदम से पीछे से कि हाँ मैं ये सारी चीजें किया करती थी उस टाइम पे। वो सब कुछ पीछे छूट गया, वो गेम्स, वो लोग, वो उस तरीके की एक्टिविटीज, वो सब कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है इन चीजों के पीछे। और कल कल का ही एग्जांपल है, आई वाज फ्रॉम स्टार्टिंग आई वाज पेंटिंग, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। मुझे मतलब ये होता था कि बचपन से लेके मैंने जितने स्कूल में कॉम्पिटिशन थे पेंटिंग के, वो हमेशा वन देम, हमेशा फर्स्ट आती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले शायद ऑलमोस्ट इतना टाइम हो गया कि मैं पेंटिंग करती हूँ, कभी कभी बहुत रेयर होता है। कल ही जाके मैंने, ये पीछे आपको मेरी पेंटिंग दिख रही होगी, इतने सालों बाद जाके मैंने कल वॉल पे, मतलब स्केचबुक पे नहीं, वॉल पे जाके कल पेंट किया। इमेजिन कि वो जो एक सेटिस्फेक्शन था ना अपने आप से, अपनी अपनी चीजों को लेके कि एक वो जो टाइम था जब मैं पहले ये सब चीजें करती थी और मेरे को अपना बचपन की थॉट याद आ रहे थे कि जब मैं नर्सरी क्लास में थी तो मुझे एक बार एक एक्टिविटी मिला, उसके अंदर मुझे डक ड्रॉ करने के लिए मैम ने दिया था। तो व्हेन आई वाज डूइंग दिस, तो मुझे एकदम कनेक्ट हुआ कि यस यार, ये मतलब ये सब कुछ मैं कहाँ छोड़ चुकी हूँ, जहाँ पे मैं भागे जा रही हूँ जिन चीजों के पीछे, काम में और बाकी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, इस तरीके की एक्टिविटीज मैंने कहीं ना कहीं अपनी ड्रॉप कर दी है। तो ये सारी चीजें अपने अंदर भी जिंदा रखना और बाकी लोगों के लिए भी, जो आप जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। और जितने भी लोग थे, अगेन थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। दोबारा आपसे मिलेंगे, विल लेट यू अपडेट अबाउट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। ठीक है ऋषभ, लेट्स वाइंड दिस अप एंड मिलते हैं फिर बाद में और बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय एंड कीप सेफ एंड स्टे होम। अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, आई जस्ट वांट कि सब लोग अपने घर पे रहें और सेफ रहें। और अभी लॉकडाउन का टाइम था, सब लोग कुछ कुछ क्रिएटिव सोचें, कुछ क्रिएटिव करें और अपने क्रिएटिविटी से लोगों को एनहांस करें, लोगों का मनोरंजन करें, अपने अंदर का जो एक क्रिएटिव पर्सन है उसको बाहर निकालें और वो अपनी चीजों को बाहर पहुंचाएं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, बाय।